हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चलाई थी, पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसकी ये 8वीं सीरीज़ है, 8 सीरीज़ है, 8वां पार्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। इन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कोई 5-6 क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, उनके आंसर निकलते हैं। तो इनको आप डिटेल से देखें, ध्यान से देखें और नोट भी कर लें। जो महत्वपूर्ण बुक्स लिखाई जाती हैं उनको आप नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिविल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड एज द सेक्टर ऑफ सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को समाज के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। जो सिविल सोसाइटी है उसको सोसाइटी के किस सेक्टर के रूप में देखा जाता है कि सोसाइटी का वो कौन सा सेक्टर है। फर्स्ट सेक्टर है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। आंसर इसका थर्ड है कि ये सेक्टर थर्ड सेक्टर है। सिविल सोसाइटी जो है वो थर्ड सेक्टर है। फर्स्ट सेक्टर में आता है गवर्नमेंट, सरकार, ये सरकार का सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो है वो व्यापार, अर्थव्यवस्था, बिजनेस, सेकंड सेक्टर है। थर्ड सेक्टर में गैर लाभकारी, गैर सरकारी जो संगठन हैं वो सिविल सोसाइटी जो है वो थर्ड सेक्टर में आती है, जिसमें गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन होते हैं। गैर संगठन जो है वो शामिल होते हैं इसमें। और ये जो संगठन हैं वो सरकार और व्यापार से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मतलब सरकार और व्यापार से अलग होते हैं। इनसे वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और लोगों का, नागरिकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। फोर्थ जो है वो जो सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर, मीडिया को कहा जाता है। मीडिया भी कभी कभी इसे समाज में एक प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, मीडिया को। तो पहला सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट का। दूसरा सेक्टर व्यापार, अर्थव्यवस्था का है। तीसरा सेक्टर गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठनों का है। और जो फोर्थ सेक्टर है उस मीडिया का है। आंसर इसका थर्ड है। क्वेश्चन सेकंड, अकॉर्डिंग टू whom primitive art products are used in religious ceremonial, in decorating personal possessions and in raising memorials for the celebrated dead। किसके अनुसार आदिम कला वस्तुओं, उत्पादों के प्रयोग निजी अधिकार वाले स्थल को सजाने और मृतक संस्कार समारोह हेतु स्मारकों के निर्माण करने संबंधी धर्मानुष्ठानों में किए जाते हैं। ये इसमें हमने ये बताना है कि किसके अनुसार, किसने कोई अध्ययन किया है, उनके अनुसार कि जो आदिम कला है, उन आदिम कला में जो वस्तुएं हैं, उत्पादों का जो प्रयोग होता है वो मृतक संस्कार के जो स्मारक बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है? AC हैडन, MG हर्ट्ज़कोविट्ज़, ER लीच, RH लोवी। आंसर इसका हर्ट्ज़कोविट्ज़ है, MG हर्ट्ज़कोविट्ज़। कि आदिम समाजों में कला और संस्कृति का इन्होंने जो अध्ययन किया है, कला और आदिम समाजों में कला और संस्कृति का अध्ययन किया है। उसमें जो आदिम कला है उसका जो उपयोग है, आदिम कला का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, व्यक्तिगत जो सामान होता है उसकी सजावट के लिए और जो मृतकों के लिए स्मारक बनाए जाते हैं उसमें आदिम कला का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने जो संस्कृति का अध्ययन किया है आदिम समाजों की, तो उसमें देखा कि जो आदिम कला का उपयोग है वो धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, जो स्मारक बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है, जो सामान सजावट का सामान होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी पुस्तक है द मिथ ऑफ द निग्रो पास्ट, 1941 में। द मिथ ऑफ द निग्रो पास्ट 1941 में इस पुस्तक में इन्होंने तर्क दिया है कि जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को बनाए रखा। जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, उन्होंने जो मूल लोग, जो ओरिजिनल वहीं के लोग हैं,
उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सफल रहे हैं। बेशक उनके ऊपर वो गुलामी से उपनिवेशवाद का उनके ऊपर प्रभाव रहा, फिर भी वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सफल हुए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने ये तर्क दिया है। इसके साथ उनका एक सिद्धांत है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद। इसमें ये कहते हैं कि संस्कृति को, जब हमने संस्कृति का अध्ययन करना है तो संस्कृति के जो मानदंड होते हैं, जिस संस्कृति का अध्ययन करना, उस संस्कृति के जो मानदंड हैं, जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, उसी के अनुरूप उसका अध्ययन किया जाए, ना कि उसका पश्चिमी संस्कृति के मानदंडों के हिसाब से किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे पश्चिमी सभ्यता में है कि ये व्यक्ति सूट बूट में टाई में होगा तो ये सभ्य दिख रहा है, मतलब एजुकेटेड भी होगा, इसके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगी, तो ये सभ्य, ये उस संस्कृति के मानदंड हो गए। तो जो भारतीय संस्कृति है इसमें कुर्ता और धोती में है ये व्यक्ति, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास नॉलेज नहीं है या कला का ज्ञान ही नहीं है। तो इसके अपनी संस्कृति के ये मानदंड है। जब इसको, इसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाए तो इसी की संस्कृति की जो शर्तें हैं उसी के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाए, इसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाए, ना कि उसका इसके साथ पश्चिमी के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो यही इन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद में बताया कि जब हम संस्कृति का अध्ययन करें, संस्कृति के जो तत्व हैं, रहन सहन, जो बिलीव्स हैं, तो उनको उन्हीं शर्त, जहाँ की हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पे उसका अध्ययन करें। इसके साथ उन्होंने डायस्पोरा का भी अध्ययन किया, जिसमें अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनकी संस्कृति का अध्ययन किया है। धर्म, कला, सामाजिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया है। तो इसका, इस क्वेश्चन में इसका आंसर है हर्शकोविट्ज़ सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद में पुस्तक हाल के रुझानों में लेखक हैं। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवाद की जो पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं। डीपी मुखर्जी, बीना दास, टीके ओमान, AR देसाई। आंसर इसका है AR देसाई, डी। AR देसाई समाजशास्त्री भी हैं, मार्क्सवादी भी हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का वर्ग संघर्ष पे अध्ययन किया है। इनका जो मुख्य कार्य है, जिसके लिए ये फेमस है, जिसके लिए जो जाने जाते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये जो इनकी पुस्तक है, इसी से ये जाने जाते हैं, ज़्यादा फेमस हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो उसमें वर्ग संघर्ष और जो सामाजिक और आर्थिक है उस परिप्रेक्ष्य से उसको देखा गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से देखा है। साथ में जो भारतीय समाज है, जब उसका अध्ययन किया तो उसके लिए जो पद्धतियाँ बनाई हैं इन्होंने, ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति अपनाई है। ऐतिहासिक, आप इसको सही करके लिख लें पेन से, भौतिकवाद। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जब उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया तो ऐतिहासिक भौतिकवादी जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसको इन्होंने प्रयोग किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के बीच में किसानों के साथ जो संघर्ष है उसके बारे में अध्ययन किया है इन्होंने। तो AR देसाई ने ये जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है, AR देसाई ने, भारतीय राष्ट्रवाद पे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, जब उसका अध्ययन किया तो वहाँ पे जमींदार और किसानों के संघर्ष पे भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पीजन मूवमेंट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है
ये जो मूवमेंट है, चंपारण मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, मोपला मूवमेंट, नक्सलवाड़ी मूवमेंट। तो ये आंसर दिए हैं ABCD। इसमें से जो चंपारण मूवमेंट है वो 1917 में हुआ, चंपारण मूवमेंट। ये इसमें बिहार के जो चंपारण ज़िला है उसमें किसानों का ये आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली बार इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। तो नेतृत्व जो किया है वो महात्मा गांधी ने किया है इसमें। और ये जो आंदोलन है वो नील किसानों, जो नील की पद्धति थी, नील 3 कठिया जो प्रथा थी उसके खिलाफ था किसानों का आंदोलन। उनकी जो दमनकारी नीति थी कि नील उगाओ, तो उस कृषि के विरुद्ध था, किसानों का आंदोलन था ये। तेलंगाना मूवमेंट जो कि 1946 से 51, तेलंगाना मूवमेंट, ये हैदराबाद रियासत में किसानों का ये विद्रोह था, ये किसानों का विद्रोह था। मोपला जो मूवमेंट है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में, ये 1921 में ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था ये। नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी क्षेत्र में जमींदारों का किसानों के साथ ये आंदोलन था, किसानों का जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था। इसके जो मुख्य इनमें नेतृत्व किया वो हैं, नेतृत्व करने वाले चारू मजूमदार, कानू सन्याल। तो फर्स्ट है 1917, दूसरा 1946 51 का, तीसरा 1921 और चौथा है 1967। तो इसमें आंसर हम देखिए पहला है जिसमें 1917 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। तो पहला ये जो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमने ये देखना तो पहला किस में आ रहा है, C और D में, तो A और B दोनों ही कट गए। तो इसके बाद क्या है, दूसरा जो है मोपला विद्रोह 1921 में, तो जिस एक के बाद आएगा 3, तो आंसर इसका C होगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, आंसर C है। आशा डिनोट्स एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएशन ऑफ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन। आशा जो आशा वर्ड है वो क्या दर्शाता है, वैज्ञानिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एसोसिएशन है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एसोसिएशन है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, या फिर 4 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य संघ है। आंसर इसका 3 है C, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये डिनोट करता है। और ये आशा जो है ये स्टार्ट हुआ 2005 में, आशा वर्कर का जो ये जो पॉलिसी है ये 2005 में स्टार्ट हुआ। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। किसके तहत किया गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके तहत ये शुरू किया गया। इसका जो मिशन था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए ये जो आशा है इसको शुरू किया गया। इसमें क्या है कि जो आशा वर्कर, जैसे गांव में देखा है कि जो आशा वर्कर होती हैं वो जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगाना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो उनको इंजेक्शन लगाने, उनको जो सहूलियत देनी, जो स्वास्थ्य के होते हैं उनको बताना, उनके बारे में जागरूक करना, तो ये कार्य आशा वर्कर का होता है। ये 2005 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ। गैर ब्राह्मण आंदोलन ने आत्म सम्मान आंदोलन का रूप धारण किया। इसका नेतृत्व किसने किया है? श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, कुमारासन। आंसर इसका सेकंड है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनको पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा। पेरियार, इन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का तमिलनाडु में 1925 में। तमिलनाडु में 1925 में इन्होंने ये जो आंदोलन चलाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तर्कवाद, आत्मसम्मान, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चलाया। विशेष रूप से ये जो विरोध करते थे जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व जो था उसका विरोध करने के लिए ये जो मूवमेंट है वो चलाया गया था। इसके अलावा जो श्री नारायण गुरु हैं, नारायण गुरु एक समाज सुधारक हैं, संत थे, केरल के थे। संत और समाज सुधारक, ये केरल के थे संत। ये भी सामाजिक न्याय और समानता का इन्होंने काम किया है। सामाजिक न्याय, लोगों को समानता का अधिकार के प्रति जागरूक करना। इन्होंने नारा दिया था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु ने नारा दिया है, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ज्योतिराव फुले, ये भी जाति व्यवस्था के विरोध में थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। महिला उत्पीड़न के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो दलित पिछड़े हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता दिलाना, उनको जागरूक करना कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उसके प्रति उनको जागरूक करना। इसलिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कुमारासन, ये एक, इनको मलयालम साहित्य का महाकवि कहा जाता है। ये महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, कवि हैं ये। इन्होंने भी समाज सुधारक का काम किया है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया। उनमें जो मुख्य कार्य हैं इनके, दुर्गा कर्णभूषण जो हैं इनके मुख्य कार्य हैं, जो उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। ये समाज सुधारक के रूप में है। तो ये थे क्वेश्चन जो कि हमने आज सॉल्व किए हैं। 6 का अभी आंसर क्या है? सेकंड है ईवी रामास्वामी नायकर। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से डिटेल से कर लें। जो मैंने लिखवाया है आप उसको लिख लें। यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं बनती है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।